Hello and welcome back to my YouTube channel. So yesterday we completed हाइड्रोस्टैटिक्स. हमने हाइड्रोस्टैटिक्स को कवर कर लिया जिसमें सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ा था एंड आफ्टर दैट हमने उसके क्या किया था, हमने उसके क्वेश्चंस को वाइंड अप कर लिया था. ठीक है, सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज इन बल्क मैटर, दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स व्हिच इज आल्सो नोन एज फ्लूइड्स इन मोशन के बारे में. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं आपको दो तीन बातें इस चैप्टर के बारे में क्लियर कर दूं. देखिए, इस चैप्टर का सिलेबस जो है ना आपको बहुत कम बचा हुआ है, जिसमें हाइड्रोडायनामिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज एंड दो तीन टॉपिक्स और बच रहे हैं. करने को मैं वो सारे एक टॉपिक में मर्ज करके वो उसको एक वीडियो में भी खत्म कर सकता हूं, बट द ओनली रीजन उसको डिफरेंट वीडियोस बना रहा हूं ताकि जब आप उसको एक दिन में एक वीडियो करें तो आपको रिवीजन का टाइम मिले. अब आपके पास ये जो वीक है सिर्फ रिवीजन के लिए है क्योंकि टॉपिक्स अब छोटे हैं. ठीक है, सो मेक श्योर अब आपको क्या करना है, आप इन चैप्टर्स को भी करें और पिछला भी थोड़ा रिवाइज कर लें ताकि नेक्स्ट वीक से जब हम थर्मोडायनेमिक्स एंड एसएचएम को शुरू करेंगे तब आपको ये प्रेशर ना हो कि पिछला बच रहा है. ठीक है, इसी चीज के साथ हम आज का जो है शुरू करते हैं. एंड बिफोर वी प्रोसीड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद आवर रिचुअल. हमारा रिचुअल क्या है कि सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में पार्ट कितना है. सो हमारे रिचुअल में हमारे सिलेबस का पार्ट है, उसमें देखिए क्या क्या चीजें है. विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, देन वी हैव टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. आपका सिलेबस जो है थोड़ा कम है तो अब सिलेबस जल्दी कवर होगा. ठीक है, तो देखिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. तो पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विस्कोसिटी. अब देखिए, विस्कोसिटी पढ़ने से पहले हमने लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था. लास्ट चैप्टर में जो हमने वर्ड पढ़ा था सरफेस टेंशन, हमने सरफेस टेंशन से डील किया था. सो एक मेजर डिफरेंस जो है बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी सरफेस टेंशन होती है, जो आपकी सरफेस टेंशन होती है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सरफेस टेंशन जो होती है वो डील करती है विद लिक्विड्स एट रेस्ट के साथ. वो एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, फॉर लिक्विड्स एट रेस्ट में. ठीक है, और वहीं पे जो विस्कोसिटी है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, फॉर फ्लूइड्स इन मोशन. सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड्स की. और कौन से लिक्विड्स की, जो रेस्ट पे है. ठीक है, और विस्कोसिटी है वो है प्रॉपर्टी फ्लूइड्स की. और फ्लूइड्स कौन से होते हैं, जो किसमें है, मोशन में है. और एक बात का आपको और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स केवल लिक्विड नहीं होते, जो आपके गैसेस हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स जो होते हैं वो मिलके आपकी फ्लूइड्स बनाते हैं. ठीक है, ये बेसिक चीज थे, बेसिक डिफरेंसेस थे जो आपको चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता होने चाहिए थे. नाउ वी आर गोना स्टार्ट द चैप्टर. ठीक है, अब हमसे क्या बात करना है, पहले विस्कोसिटी की. विस्कोसिटी क्या होती है, देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है कि जो उसके लिक्विड की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो डिफरेंट वे में, जैसे हम बात करें कि ये आपका एक लिक्विड है जिसका फ्लो हो रहा है इस तरह से, तो इस लिक्विड में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करती हैं. अब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो होता है क्या कि इनके बीच में ना एक रेजिस्टेंस जनरेट होती है. तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जनरेट होती है. एक रेजिस्टेंस जो होती है वो प्ले में आती है, जो इसके रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, जिसको हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं. जो फ्रिक्शन नहीं बोलते, जो फ्रिक्शन की तरह रोल प्ले करती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं. तो यानी कि याद रखिएगा, इंटरनल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ मूविंग फ्लूइड is called viscosity, is called viscosity of fluid. इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये टर्म है मूविंग फ्लूइड्स के लिए, स्टेशनरी फ्लूइड्स के लिए. पेपर में क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज तो करना है. इंटरनल फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड्स, नहीं मूविंग फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो विस्कोसिटी की परफेक्ट डेफिनेशन हम समझना चाहें तो वो क्या होती है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इंटरनल फ्रिक्शन जो होती है वो अपना रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको वो अपोज करती है. उसको क्या करती है, अपोज करती है. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं. इसका एक चीज का आपको और ध्यान रखना है. ठीक है, विस्कोसिटी का फ्लूइड को ये बोलता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन. इसे को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं. और इसे को हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं, विस्कस ड्रैग ऑफ फ्लूइड. क्लियर हो गई बात इतने से. ठीक है, एक बार इसकी हम डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं. विस्कोसिटी की डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको चीजें याद रहे. तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड
और फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शन, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है, comes into play, by virtue of which the internal friction comes into play. कब? when the fluid is in motion, when the fluid is in motion. तो यानी कि विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है जो प्ले में कब आएगी, जब जब फ्लूइड किस में होगा, आपका मोशन में होगा, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग रिलेटिव मोशन, याद रखिएगा इस बात को, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए उनके बीच में, ठीक है। यहां तक सब क्लियर हुआ, आई होप, ठीक है। अब इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात विस्कोसिटी में आती है, और इनफैक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट बात है विस्कोसिटी से रिलेटेड, उसको समझने के लिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू उसको समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से कि आपके पास क्या है, आपके पास जो है एक फिक्स प्लेट गिवन है, ये आपकी क्या है, एक फिक्स प्लेट है, ठीक है। इसके अंदर, उसके ऊपर आपने कंटेनर रखा है, इसके ऊपर आपने कंटेनर रखा था, ठीक है। ये रहा एक कंटेनर, डॉटेड लाइन से जो है हम उस कंटेनर को शो कर रहे हैं। एक बार ठीक से बना लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में, जस्ट अ मिनट, फिर से बनाते हैं। देखिए आपके पास क्या है, एक फिक्स प्लेट पड़ी हुई है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक कंटेनर को रखा है, और उस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड को रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, उस कंटेनर के ऊपर एक मूवेबल प्लेट रखी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस कंटेनर के ऊपर हमने एक मूवेबल प्लेट रखी, दिस इज योर फिक्स्ड प्लेट, इसके ऊपर हमने रखी एक मूवेबल प्लेट। आपके पेपर में यही क्वेश्चन इसी डायग्राम के बेसिस पे आ सकता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, L। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, इस मूवेबल प्लेट के ऊपर हमने एक फोर्स लगाई, हमने क्या किया, इस मूवेबल प्लेट के ऊपर एक फोर्स लगाई। लेट्स जस्ट से कि हम इस मूवेबल प्लेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, अब क्योंकि ये मूवेबल प्लेट जो है इस लिक्विड के कांटेक्ट में है, ये इस लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो होगा क्या, ये जो फिक्स प्लेट है ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगी। तो होगा क्या, ये जो फिक्स प्लेट है ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, मगर अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फिक्स प्लेट अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, मगर अब होगा क्या, जो लिक्विड है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ओरिजिनल डॉटेड लाइन जो है इसकी ओरिजिनल पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, अब आपको समझना पड़ेगा कि जो ये जैसे नानी इस पे फोर्स F लग रही है, ठीक है। अब ये समझिए कि ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लेयर लिक्विड की कांटेक्ट में थी मूवेबल प्लेट के साथ, जो लेयर कांटेक्ट में थी मूवेबल प्लेट के साथ, वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है जिस वेलोसिटी से आपकी मूवेबल प्लेट मूव कर रही है, जिस प्लेट से आपकी मूवेबल प्लेट मूव कर रही है। और जो ग्राउंड प्लेट थी, जो ग्राउंड वाला रीजन था जो फिक्स प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है डिफरेंट लेयर्स की, दैट द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स जो होती है ऑफ लिक्विड increases uniformly from bottom, जहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, उसके कांटेक्ट में था, वो मूव नहीं कर रहा, टू टॉप लेयर पे जहां पे वेलोसिटी क्या है, v के बराबर, जिस लेयर से आपकी वो मूव कर रही है। इस बात का मतलब क्या है, यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती है। इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इस बात का मतलब आपका ये है कि एवरी फास्ट मूविंग लेयर
फास्ट मूविंग लेयर, इस बात को बहुत गांठ बांध के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। इस बात का मतलब ये है, एवरी फास्ट मूविंग लेयर टेंड्स टू पुल फॉरवर्ड, टेंड्स टू पुल फॉरवर्ड its slow moving layer, its lower slow moving layer, and every slow moving layer tends to pull backwards the upper fast moving layer। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपको बताता हूँ इस बात, इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आपके पास जैसे ये है फ्लूइड्स की मूवमेंट हो रही है। अब आपको ये पता लग गया कि आप जैसे जैसे जो एजेस होती हैं, जैसे जैसे आप उससे ऊपर जाते हो, वहां पे लेयर्स की स्पीड जो होती है ज्यादा होती रहती है, जो टच में रहेगी ग्राउंड प्लेट के साथ जो टच में, उसकी वेलोसिटी कम है। इस बात का मतलब ये है, जो ऊपर वाली लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है जो आगे को मूव कर रही है, ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर है जो आगे को मूव कर रही है, जो वो क्या करेगी, जो नीचे वाली लेयर है, लेट जैसे ये जो नीचे वाली लेयर है, ये जो नीचे वाली लेयर है इसको आगे को खींचेगी। वो क्या करेगी, जो ऊपर वाली लेयर है विस्कोसिटी की वजह से नीचे वाली लेयर को आगे खींचेगी, मगर जो नीचे वाली लेयर है, जो नीचे वाली लेयर है, जो ऊपर वाली जो फास्ट मूविंग लेयर है ना, इसको पीछे को खींचेगी, इसको पीछे को खींचेगी। इस लाइन का मतलब ये है, समझ गए बात को? ये बात क्लियर हुई है आपको? इसकी वजह से, इस चीज की वजह से आपकी विस्कोसिटी जनरेट होती है। ये चीज समझना, दिस जनरेट्स विस्कोसिटी, ये है विस्कोसिटी के जनरेट होने का रीजन। समझ के बात को? इस वजह से अगर आपको क्या है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी को मेंटेन रखना है बिटवीन टू लेयर्स के बीच में, आपको एक फोर्स F को लगाना पड़ेगा बिटवीन दीज टू लेयर्स, जिसकी वजह से जो टेंजेंशियली एक्ट करेगी, जिसकी वजह से रिलेटिव मोशन मेंटेन रहे, यानी कि फ्रिक्शन का काम कर रहे हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन relative velocity between these layers, a tangential, याद रखिएगा वर्ड tangential force must be applied between these two layers। क्वेश्चन में बोलेगा विस्कोसिटी को मेंटेन, रिलेटिव वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको नॉर्मल फोर्स लगानी पड़ती है, नहीं, आपको कौन सी फोर्स लगानी पड़ती है, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स। इस बात को समझिएगा, ठीक है। और विस्कोसिटी के जनरेट होने का रीजन क्या है वो हमने यहाँ पे समझा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका असर्शन एंड रीजन में आएगा। ये है उसका असर्शन और उसका रीजन है ये असर्शन एंड रीजन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो इसमें एक बात और समझते हैं हम, ठीक है। आगे कंटिन्यू करने के बाद द रेट ऑफ, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है ना, देखिए फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड, ये बात याद रखिएगा, फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड, ये बात आपने ध्यान रखनी, फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, जिसको आप क्या कहते हो, स्ट्रेन रेट भी कहते हो, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन shear strain ओवर टाइम इंटरवल। ये चीज ध्यान रखनी है। यहां से आपका बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन निकलेगा, बट हर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। डेल्टा एक्स ओवर एल, डेल्टा टी इज इक्वल टू वी ओवर एल, वी ओवर एल, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और शेयरिंग स्ट्रेस कितना होता है, शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, ऑब्वियसली कितना,
F over A, ये हम पढ़ के आए हैं। तो therefore the coefficient of viscosity eta, eta क्या है आपका? coefficient of viscosity, coefficient of viscosity is equal to shearing stress over strain rate, over strain rate is equal to F over A over V over L। तो यानी कि eta is equal to FL over VA। You must remember this formula, ये important है। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? लेट अस से, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम? ये एज्यूम कर रहे हैं कि dv इज इक्वल टू क्या है? डिफरेंस, किसके बीच में? डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स, इन वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स। ठीक है, एट डिस्टेंस dx अपार्ट, dx दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि v ओवर l को मैं dv ओवर dx लिख सकता हूं। ये बात क्लियर होगी? इस बात का मतलब ये है कि ईटा का जो दूसरा फॉर्मूला है जो एफ एल ओवर वी ए है, इसको हम लिख सकते हैं एज एफ ए ओवर डी वी ओवर डी एक्स। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा? ए की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा। तो ये जो ये फोर्स है ये आपकी टेंजेंशियल फोर्स है। तो यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूं कैसे? एज द, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज अ फोर्स, अ टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी इन टू लेयर्स हैविंग यूनिट एरिया एज यूनिटी। ठीक है, इसके बाद इसका आपने क्या करना है? इसका आपने डायमेंशनल फॉर्मूला, आपने इसके यूनिट्स वगैरह जो है सब कुछ याद कर लेने हैं। वो आपका होमवर्क है, वो चीज को आपने मेंटेन करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन में सिमिलैरिटीज क्या होती है। देखिए, दोनों क्या करते हैं? रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जनरेट करते हैं, और दोनों क्या करते हैं? टेंजेंशियली एक्ट करते हैं। ये उनके सिमिलैरिटीज हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर, मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे कर देता हूँ, आपका होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। होमवर्क आपका ये है क्या? आई एम सो सॉरी अबाउट दिस थिंग। नो, होमवर्क मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। होमवर्क आपका सिंपली यही है कि आपको इनके बीच के, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क आपका सिंपली यही है कि आपको सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंक्शंस, similarities and distinctions between viscosity and solid friction ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलैरिटीज मैंने आपको कुछ बता दी। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे इनके बीच में? डिफरेंसेस आ जाएंगे, देखिए वहां पे वो एरिया पे डिपेंड नहीं करते, सॉलिड फ्रिक्शन ये डिपेंड करती है। वो लेयर्स की डिस्टिंक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये करती है। ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये बेसिक से डिफरेंसेस है। मेक श्योर ये अपने बुक से आप इसको याद करके रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपका है, इस चैप्टर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमने कवर करना है, वो है आपके पास वो है आपका स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, जो इस सिलेबस का पार्ट है आपके, वो है स्टोक्स लॉ। देखिए, स्टोक्स लॉ का मतलब क्या है? देखिए, पहली बात आपको समझना है स्टोक्स लॉ देता क्या है। स्टोक्स लॉ आपको वैल्यू देता है, प्रोवाइड्स विद द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको? बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स की, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स की आपको वैल्यू देता है, और ड्रैगिंग इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। देखिए, तो होता है कि आप इसको समझिए कि आपने सपोज कीजिए एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम के अंदर आपने क्या किया? एक लिक्विड आपने लिया। ठीक है,
ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या किया, लिक्विड को इस तरह से, लिक्विड इसके अंदर आपने भर के रखा है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, एक स्फेरिकल बॉडी को इसके अंदर आपने छोड़ दिया। स्फेरिकल बॉडी लिया आपने, उस स्फेरिकल बॉडी को इसके अंदर छोड़ दिया। तो होगा क्या कि जब ये स्फेरिकल बॉडी इस विस्कस मीडियम से क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो होगा क्या कि जो जो अब इसको आगे समझते हैं, इसका कि होगा क्या, लेट्स जस्ट से कि अब जो है आपकी स्फेरिकल विस्कस बॉडी जो है वो आपकी कहाँ पहुंच गई, मान ली यहाँ पहुंच गई। तो ये लेयर्स जो होंगी इसके कांटेक्ट में होंगी। जो लेयर्स इसके कांटेक्ट में होंगी ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके साथ कांटेक्ट में, तो ये जो लेयर है, तो ये सारी लेयर्स जो है इसके साथ मूव करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह से क्या करेंगी, मूव करेंगे, ड्रैग करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मगर जो इससे दूर होंगी वो अभी भी रेस्ट पे होंगी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इन लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट हो जाती है। जैसे इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी, उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे विस्कोसिटी जनरेट हो जाएगी, विस्कस ड्रैग आ जाएगा जो इस मोशन को अपोज करेगा। तो ये जो फोर्स है, ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, जो विस्कस ड्रैग की वजह से जनरेट हो रही है, ये जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स है जो इसको अपोज कर रही है, उसको हम वो वैल्यू कौन प्रोवाइड करता है, हमें स्टोक्स लॉ प्रोवाइड करता है। और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली इस ड्रैगिंग फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई eta r इंटू वी, 6 पाई eta r v। ये r क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। eta क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और v क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपने उसको छोड़ा है, वहां पे जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसके बेसिक वो आपको पता होने चाहिए कि पैराशूट से जो आदमी नीचे उतरता है वो क्यों उतरता है, रेन ड्रॉप्स जो है, रेन ड्रॉप्स की जो स्पीड होती है। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि रेन ड्रॉप्स की जो स्पीड होती है, मान लीजिए एक पॉइंट से आपने एक हाइट आपने ले ली, ये एक हाइट आपने ले ली, इस हाइट से आपने एक पत्थर को ड्रॉप किया और इसी हाइट से आपने एक रेन ड्रॉप को ड्रॉप किया, दोनों को ड्रॉप किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रेन ड्रॉप की स्पीड है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू द इसी हाइट से जो पत्थर गिर रहा है। समझ पा रहे हो किस वजह से होता है, वो स्टोक्स लॉ की वजह से होता है। क्योंकि फ्लूइड के वो क्या है आपके वाटर ड्रॉपलेट क्या है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर विस्कस ड्रैग लगता है, तो उस वजह से क्या होता है, वो वेलोसिटी आपको वहां पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसी लॉ की वजह से आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो पूछा जा सकता है क्लाउड फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम विच लॉ, स्टोक्स लॉ एक्सप्लेन करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि द वेलोसिटी ऑफ रेन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, क्यों है, स्टोक्स लॉ की वजह से है। आपसे पूछा जा सकता है द डिसेंट ऑफ अ मैन थ्रू अ पैराशूट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ विच लॉ, स्टोक्स लॉ। समझ के बात को, तो स्टोक्स लॉ सिर्फ आपका इतना ही है, F इज इक्वल टू 6 पाई r v। इसकी एप्लीकेशंस आपने यहां से याद कर लेनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सभी हम करने वाले हैं वो है टर्मिनल वेलोसिटी, वो है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम, याद रखिएगा वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है आपको याद रखना है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर बोल देगा मिनिमम, इतना थिंक मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी acquired by the body, maximum velocity acquired by the body while falling freely in a viscous medium, in a viscous medium। याद रखिएगा मैक्सिमम वेलोसिटी जो बॉडी एक्वायर करती है जब वो किसी विस्कस मीडियम में गिरती है, ठीक है। इसको समझते हैं हम, इसकी डेरिवेशन हमारे काम के लिए, इस डेरिवेशन पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बस इसमें 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। ये आपका एक, मान लीजिए एक विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहा है, एक सॉलिड बॉडी जो है इसके अंदर गिर रही है। जब ये सॉलिड बॉडी गिर रही है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक तो इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है वेट, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, आई होप ये आपको पता है। साथ साथ में इस बॉडी पे एक अप थ्रस्ट एक्ट करेगी Fp, और एक इस पे बॉडी पे एक विस्कस फोर्स एक्ट करेगी जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंगली मिलेगी, जिसको हम Fv के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करने की कंडीशन क्या है,
टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करने की कंडीशन ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी मोशन में एक टाइम ऐसा आएगा जब जो आपका वेट है ना उसको बैलेंस कर देगा कौन? उसको बैलेंस कर देगा Ft प्लस Fw। मतलब विस्कस वेलोसिटी को, टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने की कंडीशन क्या है कि ये जो W है ये एक सिचुएशन पे आके Ft प्लस Fw के बराबर हो जाएगा। और जब ये हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, जितनी वो ले सकता था उतनी उसको वेलोसिटी मिल गई। उसके बाद बॉडी जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ फॉल करना शुरू कर देगी। तो अगर इसका डायग्राम अगर हम वैसे बनाने की कोशिश करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। इसका ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी का जो फाइनल रिलेशन आपके पास देखने को मिलता है वो होता है v इज इक्वल टू 2r² रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा g ओवर 2r² रो माइनस सिग्मा g ओवर 9 ईटा। क्लियर होगी बात इतनी सी? इसमें आपको ये ध्यान रखना है रो क्या है? डेंसिटी है किसकी? ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी। क्लियर होगी बात इतनी सी? एंड सिग्मा जो है वो डेंसिटी है किसकी? मीडियम की, डेंसिटी ऑफ मीडियम है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी पे चलिए आपकी किस्मत रही तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, बट इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि अगर उनको क्वेश्चन देना है ना तो पता क्या क्वेश्चन देंगे। देखिए वो क्वेश्चन क्या देंगे, पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? देखिए वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिपेंड कर रही है, पहली चीज टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है एक r² के ऊपर, एक डिपेंड कर रही है 1/η के ऊपर, और एक डिपेंड कर रही है डेंसिटीज के ऊपर। डेंसिटीज का डिफरेंस ले रहे हैं बट डिपेंड तो डेंसिटी पे ही कर रही है, ठीक है। अब समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो क्वेश्चन में आपको ये देगा कि लेट अस सपोज कि रो इज लेस देन सिग्मा। लेट अस सपोज रो इज लेस देन सिग्मा। अगर रो की वैल्यू सिग्मा से कम है तो आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी? तब आपके पास दिस इंप्लाइज टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी आपकी वो नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी होने का मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है। नेगेटिव टर्मिनल वेलोसिटी का होने का मतलब ये है कि अब आपकी बॉडी नीचे ना आके ऊपर को मूव करेगी। बॉडी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस बात का मतलब होता है ये, इसीलिए जो होता है जो गैस बबल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, वो नीचे को नहीं जाते। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस चीज का। क्वेश्चन आएगा तो आपका इसके ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी को स्टडी कर लेते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहली बात है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, पहले हम बात करेंगे विद टेम्परेचर के साथ। सबसे पहले इसकी वेरिएशन की बात करेंगे विद टेम्परेचर के साथ। अगर हम टेम्परेचर के साथ इस विस्कोसिटी की बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा होता क्या है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। कैसे होता है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ये बात को समझनी पड़ेगी। और इसका रिलेशन जो आपके पास निकल के आता है वो होता है ईटा टी इज इक्वल टू ईटा नॉट ओवर 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये इसका रिलेशन होता है, इस चीज को आपने याद रखना है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है जो आपको पेपर में गिवन होंगे। ईटा नॉट आपकी ओरिजिनल कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा टी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये होगी पॉइंट नंबर 1, ठीक है। बट ये होता है सिर्फ लिक्विड्स के लिए, ये होता है फॉर लिक्विड्स। बट फॉर गैसेस के केसेस में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि वहां पे जो रिलेशन होता है वो आता है विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये दोनों डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। पेपर में ध्यान रखिएगा, लिक्विड के केस में डिक्रीज होती है, गैसेस के केस में इंक्रीज होती है। क्वेश्चन पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस, कि वेरिएशन ऑफ लिक्विड एंड गैस विद टेंपरेचर। तो दोनों ही क्वेश्चन देगा विद इंक्रीज इन टेंपरेचर बोथ इंक्रीजेस बोथ डिक्रीजेस, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस बट गैस इंक्रीजेस। इस तरह के ऑप्शन होंगे तब दिक्कत होती है, तो वहां पे इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपके पास आता है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद प्रेशर। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये थोड़ा मतलब इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद प्रेशर। इसको समझते हैं विस्कोसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में। देखिए पहली बात, विस्कोसिटी, जब प्रेशर को मैं वेरी करूंगा, प्रेशर को अगर मैं वेरी कर रहा हूं, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होती है वो अनचेंज्ड रहती है। वो क्या रहती है? अनचेंज्ड रहती है, याद रखिएगा इसको। बट अगर मैं प्रेशर को वेरी कर रहा हूं तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, एक्सेप्ट फॉर वाटर, एक्सेप्ट फॉर वाटर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, वो है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही आपके सिलेबस में, बस आपको इसको समझना है कि वो बोलता क्या है। सोचिए, समझिए बात को कि आपके पास एक पाइप है इस तरह से, इस पाइप के अंदर से क्या है, एक पानी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक पाथ चूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पाथ चूज करते हैं। लेट जैसे हमने ये एक पाथ चूज किया और उस पाथ पे हम 3 पॉइंट्स को चूज करते हैं, P, Q एंड R। एक पॉइंट हमने चूज किया P, एक पॉइंट चूज किया हमने Q, एक पॉइंट चूज किया R। ठीक है, P पे वेलोसिटी है V1, Q पे वेलोसिटी है V2, डायरेक्शंस बता रहे हैं, टेंजेंशियल होती है। ठीक है, और R पे वेलोसिटी है क्या? आपकी V3। ये डायरेक्शन सही नहीं बनी, कुछ एक मैं सही कर दूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। आप ऐसे बना के आ जाओ, टेंजेंशियल फॉर्म में जाएंगी डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक वेलोसिटी जा रही है ये V1, यहाँ से इसकी जा रही है V2, यहाँ से इसकी जा रही है V3। ये बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, आप समझिएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होता है, या स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हर पार्टिकल ऑफ द लिक्विड, हर पार्टिकल ऑफ द लिक्विड जो है वो वही पाथ फॉलो करे जो उससे पीछे वाले ने फॉलो किया था, और उसी वेलोसिटी से मूव करे, उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन में पिछले वाला पार्टिकल गया था। मैं एक बार इसको इस डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होगा कि हर पार्टिकल, सपोज कीजिए एक पार्टिकल जो है R पे है, अभी 3 पार्टिकल को स्टडी करते हैं, 1 2 एंड 3, P Q को R को। तो इसका मतलब ये है कि R सबसे आगे जा रहा है। तो ये पाथ स्ट्रीमलाइन तभी होगा कि जब कोई पार्टिकल जैसे रैंडमली पॉइंट x आ रहा है, वो पॉइंट पार्टिकल x जो है P से भी जब जब P पे पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही वेलोसिटी हो जितनी वेलोसिटी Q की थी जब वो P पे था, और उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी वही हो जितनी वेलोसिटी Q की थी जब वो P पे था। मतलब हर पार्टिकल जब एक वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करता है, उसी पाथ पे मूव करता है जिस पाथ पे उससे पिछले वाला पार्टिकल गया था, उसी वेलोसिटी पे मूव करता है, उसी मैग्नीट्यूड पे मूव करता है, उसी डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस पाथ को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। उसी पाथ को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। समझ के बात को? ठीक है, इसमें याद रखना कि स्ट्रीमलाइन फ्लो डेफिनेशन हम लिख नहीं रहे हैं, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये डेफिनेशन आपकी बुक में होगी। आपको समझना है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इज अकंपनीड बाय स्ट्रीमलाइंस, इज अकंपनीड बाय स्ट्रीमलाइंस। इस बात को आपको ध्यान रखना है, स्ट्रीमलाइंस जो होती है उसको अकंपनी करती है। और स्ट्रीमलाइन होता क्या है? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल्स। स्ट्रीम पाथ क्या होता है, स्ट्रीमलाइंस क्या होती है? याद रखिएगा वर्ड को, स्ट्रीमलाइन क्या है? एक्चुअल पाथ फॉलोड। ये होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड, एक्चुअल पाथ फॉलोड।
जो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं, जो कर्व भी हो सकता है, याद है कि एक्चुअल पाथ फॉलोड ये कर्व्ड भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टेंजेंट होनी चाहिए। समझ गए बात को? दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो स्ट्रीम लाइंस जो है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। समझ गए बात को? इन अ स्ट्रीम लाइन फ्लो, इन अ streamline flow, no two streamlines can cross each other। अगर क्रॉस कर जाएंगी तो वही एक पॉइंट पे उसकी दो डायरेक्शन होगी जो पॉसिबल नहीं है। समझ गई बात को? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अपनी रियल लाइफ में, ग्रेटर द क्राउडिंग of streamlines, greater the crowding of the streamlines at a place, greater is the velocity of liquid, greater is the velocity of liquid particles, velocity of liquid particles। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर एक जगह पे बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस इकट्ठी हो रही है, अगर पाइप नैरो हो रही है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में पाइप नैरो हो रही है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो ज्यादा स्पीड से निकलेंगे। ठीक है? और ये जो बंडल होता है, ये जो बंडल मान लो एक जगह पे बहुत इकट्ठा हो गया, इसको आप ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हो। इसको भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ट्यूब ऑफ फ्लो लिख देते हैं। तो ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, बंडल ऑफ streamlines having the same velocity of liquid particles over any cross section perpendicular to the direction of flow of liquid। प्लीज इस डेफिनेशन को आपने डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लेना है। सेम वेलोसिटी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको? अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो है liquid will be streamlined, liquid will be in a streamline motion कब? when उसकी velocity is less than critical velocity, उसकी velocity is less than critical velocity। ठीक है? इसके बाद आता है आपका लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं, बट स्टिल आई टेल यू कि लैमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है फ्लो करता है ओवर हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस। समझ पा रहे बात को? लिख देता हूं, सिर्फ लैमिनार फ्लो की आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए। लैमिनार फ्लो वर्ड ही बता रहा है, लेयर्स, लेयर्स में फॉलो करेगा आपको, और वो लेयर्स की वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। समझ पा रहे बात को? लिक्विड क्या करेगा? फ्लो करेगा किसमें? लेयर्स में। ठीक है, लेयर्स में जब लिक्विड फ्लो करेगा तो लेयर्स में फ्लो करेगा, लेयर्स की वेलोसिटी क्या होगी? लेयर्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एंड दे डू नॉट गेट मिक्स्ड। वो मिक्स नहीं होते, वो लेयर्स में फ्लो करेगा, पैरेलल फ्लो करेगा। इसको आप बोलते हो लैमिनार फ्लो। फाइनली आपके पास देखने को आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि लैमिनार फ्लो ही स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें एक लेयर जो होती है दूसरी लेयर के ऊपर चलती है, एक लेयर जो होती है दूसरी लेयर के ऊपर कवर करती है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। रिमेंबर वन थिंग, लैमिनार फ्लो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टिल मैंने करवाया है बिकॉज लैमिनार फ्लो इज अ टाइप ऑफ आपका उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो लैमिनार फ्लो में मैंने क्या बताया कि वो लेयर्स में मूव करेगा, लेयर्स की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट वेलोसिटी होगी, उस वजह से क्या होगा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटीज का फ्लो इस तरह से होता है कि सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और जैसे जैसे आप एज की तरफ को मूव करते हो आपकी वेलोसिटी जो होती है लेयर्स की कम होती चली जाती है दोनों साइड पे, दोनों साइड पे इस तरह का फ्लो आपको देखने को मिलता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस तरह के फ्लो को आप क्या कहते हो, लैमिनार फ्लो कहते हो। और इसमें जो लेयर्स होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो मिक्स नहीं करते। सो मेक श्योर यू रिमेंबर कि आप लैमिनार फ्लो भी करके जाओ, कि लैमिनार फ्लो इज अ टाइप ऑफ आपका इस तरह का फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है। फाइनली आप पहुंचते हो टर्बुलेंट फ्लो पे। फाइनल टॉपिक जो है आपका वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की अगर हम बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो कुछ भी नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा जब वेलोसिटी जो है, आपको इसको समझना पड़ेगा जब लिक्विड जो है मूव कर रहा है एट अ वेलोसिटी, व्हेन अ लिक्विड moves at a velocity greater than critical velocity, greater than critical velocity, the motion of particles, the motion of particles inside the liquid, inside the liquid, वो कैसा हो जाता है, becomes turbulent और irregular, यानी कि इस इरेगुलर फ्लो को आप कहते हो टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, सच अ फ्लो, इसको आप क्या कहते हो, टर्बुलेंट फ्लो कहते हो। इसे आप क्या कहते हो, टर्बुलेंट फ्लो कहते हो। आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर हुई। ठीक है, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको एक बात समझना पड़ेगा, इसका एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जो हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखते हैं ना, वो होता है किस वजह से, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से। वो किसकी वजह से होता है, टर्बुलेंट, उसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से वो आपको देखने को मिलता है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, क्या, पाथ ऑफ लिक्विड जो होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा। पाथ ऑफ लिक्विड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी पर्टिकुलर, उसकी वजह से वो अपने आप ही क्या करेगा, वो घूमता रहेगा, पाथ को चेंज करता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी वो यूज होती है टू प्रोड्यूस एडीज। जैसे आप एडीज करंट को पढ़ते हो ना, वैसे ही यहाँ पे एडीज इन द लिक्विड, एंड वेरी लेस जो होती है वो यूज होती है इन मूविंग फॉरवर्ड। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी आप सप्लाई करते हो टर्बुलेंट फ्लो में, वो सारी की सारी क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी यूज होती है फ्लो के लिए, थोड़ी सी यूज होती है एडीज के लिए नहीं। टर्बुलेंट में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जीज को जनरेट करने में होती है और थोड़ी सी फ्लो करने में होती है। आई होप ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, फाइनली अब आपके पास, आप यहाँ पे बड़ी दो तीन टर्म्स पढ़ रहे हो। क्रिटिकल वेलोसिटी आपने दो तीन बार पढ़ ली, तो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। अगर आपकी वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो आप स्ट्रीमलाइन पे हो, और अगर आपकी वेलोसिटी ग्रेटर देन वीसी है तो आप टर्बुलेंट में हो। ठीक है, इसमें आपने क्रिटिकल वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन आपने याद रखना है, के ईटा ओवर रो आर, के ईटा ओवर रो आर। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए याद होगी। यहाँ पे k जो है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, k इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट। पेपर में पूछ ले के डायमेंशन बता दो, k डायमेंशनलेस है, टिक करके बता जाना वैल्यू। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, रेनॉल्ड्स नंबर।
क्योंकि ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये फ्लो से डील करता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से, और ये आपके सिलेबस में गिवन है। तो अगर वो चीज गिवन है और ये रेनॉल्ड्स नंबर उसी का पार्ट है तो मेक श्योर आप इसको याद करके जाए। समझ पा रहे बात को? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज आपने पढ़ लेनी है। रेनॉल्ड्स नंबर वो होता है, एक नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा, नेचर ऑफ फ्लो क्या होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर वीसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन आर ईटा ओवर रो डी। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर इज इक्वल टू रो डी वी सी ओवर ईटा। वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो अब आपने यहाँ पे समझ लेना है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर आपकी जो एन आर की वैल्यू है अगर वो लाई कर रही है बिटवीन 0 to 2000 तो आपका वैल्यू होगी लेमिनार। इसके हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जैसे लास्ट ईयर में आपका वो अल्फा बीटा गामा डीके मेंशन नहीं था बट स्टिल पेपर में आया था, तो ये टॉपिक उसका सब टॉपिक की फॉर्म में आपके पास आ सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी एनआर की वैल्यू जो है 2000 से 3000 के बीच में है तो आपका फ्लो है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो लेमिनार से टर्बुलेंट, टर्बुलेंट से लेमिनार में चेंज हो रहा है। और अगर आपके एनआर नंबर की वैल्यू 3000 या 3000 से ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स आपका जो फ्लो है वो कैसा है, टर्बुलेंट है। बस इतना सा आपको जानने की जरूरत है, इससे आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपके पास पहुंचते हो आप बर्नौलिस थ्योरम में। किसमें पहुंचते हो, बर्नौलिस थ्योरम में। तो अगर हम बर्नौलिस थ्योरम की बात करें, अगर हम बर्नौलिस थ्योरम को शुरू करना चाहें, एक मिनट हम लिख लेते हैं, हम करने क्या वाले हैं बर्नौलिस थ्योरम, क्योंकि ये इस थ्योरम की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको दो तीन चीजें इसमें पता होनी चाहिए। बर्नौलिस थ्योरम, देखिए बर्नौलिस थ्योरम की अगर हम बात करें, अगर आपको बर्नौलिस थ्योरम पढ़नी है ना तो बर्नौलिस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको दो चीजें और पता होनी चाहिए। दो चीजें और पता होनी चाहिए तभी आप बर्नौलिस थ्योरम को अच्छे से कर पाओगे। वो है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और साथ में है आपका एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। तभी आप बर्नौलिस थ्योरम को कवर कर पाओगे, क्योंकि बर्नौलिस थ्योरम जो है इन दो से मिलकर बनी है। हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे क्योंकि सिलेबस में क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट इनके बिना बर्नौलिस थ्योरम पढ़ना फायदेमंद चीज नहीं है, क्योंकि बर्नौलिस थ्योरम के क्वेश्चंस जो है ना वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की उसमें यूज होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे भी वो सॉल्व होते हैं। तो इसलिए आप जो भी आपके पास बुक है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप बर्नौलिस थ्योरम पढ़े तो उसमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड एनर्जी ऑफ लिक्विड को जरूर पढ़े। ठीक है। कई बुक्स में ये अलग टॉपिक्स हैं, कई बुक्स में बर्नौलिस थ्योरम के अंदर ही इंक्लूडेड है, बट पेपर सिलेबस में क्योंकि मेंशन नहीं है, बट स्टिल मैं आपको करवा रहा हूँ, सो मेक श्योर आप इसको कर लें, अच्छे से कर लें। ठीक है। अब इसको समझिएगा। पहले हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप समझिए कि आपके पास एक पाइप गिवन है। ठीक है। इस पाइप का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से है। इस पाइप का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रंट में क्या है, इस तरह से इस पाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहां से जो लिक्विड है वो अंदर को आ रहा है और इस तरह से जा रहा है। ठीक है। यहां से आ रहा है, यहां पे जो एंटर कर रहा है वो एंटर कर रहा है विद v1 वेलोसिटी के साथ, और यहां से जो बाहर निकल रहा है वो v2 के साथ बाहर निकल रहा है। ठीक है। इस चीज को बहुत ध्यान से सीखिएगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही आपके काम आएगी। ठीक है। इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हम लेके चल रहे हैं A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेके चल रहे हैं A2, ये ले लेते हैं पॉइंट A, ये ले लेते हैं पॉइंट B। ठीक है। अब समझिए, जब लिक्विड इस पाइप में फ्लो कर रहा है ना तो देखिए पॉइंट A पे क्या होगा, एट पॉइंट A वेलोसिटी कितनी है v1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A1, उस पॉइंट पे डेंसिटी कितनी होगी ρ1, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, डेंसिटी डिफरेंट होगी। ठीक। उसी तरह से एट पॉइंट B पे जो आपकी वेलोसिटी होगी v2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा A2 एंड डेंसिटी हो जाएगी ρ2। ये बात क्लियर होगी। ठीक है। आप बहुत ध्यान से सीखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज आपके काम में आएगी और जो आपको बर्नौलिस थ्योरम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। अब ध्यान से सीखिएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए वो होगा A1 V1। याद रखिएगा A1 V1 क्या है, वॉल्यूम है।
पेपर में एरिया इंटू वॉल्यूम, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, याद रखिएगा ये वॉल्यूम की डायमेंशन है, वॉल्यूम की क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसी तरह से मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट पॉइंट ए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, A1 V1 रो 1, तो यानी कि AV रो क्या दे रहा है आपको, मास पर सेकंड कितना एंटर कर रहा है, वॉल्यूम क्या है A1 V1, समझ के बात को। उसी तरह से अगर हम पॉइंट बी पे रखेंगे, सिमिलरली एट बी वॉल्यूम कितना होगा आपका A2 V2 एंड मास कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा A2 V2 रो 2। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलती है आपको, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलती है आपको, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको ये बोलती है कि A1 V1 रो 1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2 रो 2, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर वो इनकम्प्रेसिबल सॉलिड है, नाउ रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर वो आपका इनकम्प्रेसिबल है, इफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, उस केस में क्या होगा, रो 1 विल बी इक्वल टू रो 2, दिस इंप्लाइज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 V1 अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, A1 V1 क्या था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड जो एंटर कर रहा है A पे, और A2 V2 क्या है वहां पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बात का मतलब ये है कि जो आपका V है वो प्रोपोर्शनल है 1/A के। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, कम है, और अगर एरिया ऑफ फ्लो कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि जितना गहराई पे पानी होगा वो धीरे चलेगा, और स्लो वाटर जो होगा वो डीप डेप्थ पे जाएगा। ये होगी पॉइंट नंबर 1। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी होगी। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसको आपको डिराइव करना था, ठीक है। ये एक्चुअल में आपकी बनते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम से आपको पहले पता होना चाहिए वो है एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। एनर्जी ऑफ अ लिक्विड की अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ लिक्विड जो है वो तीन तरह से बनती है। कैसे, एक होती है आपकी प्रेशर एनर्जी, क्या होती है, एक प्रेशर एनर्जी, दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, तीसरी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इन तीनों से मिलकर आपकी जो लिक्विड की एनर्जी जो है वो बनती है, ठीक है। अब हम इनको एक बार स्टडी कर लेते हैं, ब्रीफ में स्टडी करेंगे, हमें ज्यादा इसमें करना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी, पहले बात समझिए प्रेशर एनर्जी होती क्या है। प्रेशर एनर्जी जो एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, प्रेशर की वजह से वो कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी होती है, और वो मेजर करती है कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा किसी लिक्विड को पुश करने में एक वेसल में, विदाउट इम्पार्टिंग अ वेलोसिटी इनटू इट, विदाउट इम्पार्टिंग अ वेलोसिटी इनटू इट, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी की डेफिनेशन आपने वहां से याद कर लेनी है। प्रेशर एनर्जी क्या होती है मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे। तो प्रेशर एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड, इन नथिंग बट द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड energy possessed by the liquid by virtue of its pressure, by virtue of its pressure, ठीक है। it is a measure of work done, it is the measure of work done, किसका work done का, measure of work done in pushing a liquid, in pushing a liquid in the vessel against pressure without providing the velocity, without providing a velocity with to it। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। और जब हम पूरी डेरिवेशन को हम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो आपको याद रखना कि आपके पास जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल के आती है, वो किसके बराबर होती है, वो आपकी होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर।
इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये चीजें बर्नौलीज थ्योरम में यूज होंगी, ठीक है। दूसरी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, अगेन अपनी हाइट की वजह से उसके पास कितनी एनर्जी होगी, हाइट या पोजीशन की वजह से, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है वो कितनी निकल के आती है, एम जी एच। अगर आपको बोले पर यूनिट मास निकालनी तो जी एच, पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो रो जी एच, ठीक है, क्योंकि मास को आप डेंसिटी और उसके फॉर्म में लिख सकते हो ना, ठीक है। तो रो जी एच ओवर वी, ठीक है, एम जी एच, ये चीज हो गई। और तीसरी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मोशन या वेलोसिटी, तो ये हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालनी तो हमसे डिवाइड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी या वॉल्यूम निकालनी है तो सबसे करेंगे। तो इसमें अगर हम करें तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मुझे निकालना तो वो आएगा हाफ रो वी स्क्वायर। वैसे ही अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है तो वो निकल के आएगी आपके पास रो जी एच, रो जी एच। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है तो वो आ जाएगा जी एच। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है तो मुझे वो निकल के आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर। मेक श्योर आप इन चीजों को याद रखें, यहीं से आपकी बर्नौलीज थ्योरम एक ही शॉट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इस टॉपिक का पेज सॉरी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये वापस चैप्टर जो है खत्म होने वाला है विद बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम की अगर हम बात करें तो बर्नौलीज थ्योरम में ना पहले आपको इसकी डेफिनेशन का ज्ञान बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी वेरी यू नो, आपकी डेफिनेशन की जो कमांड है वो इतने ग्रिप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप डेफिनेशन नींद में को उठा के बोले तो आप पता हो, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिकॉज इसके डेफिनेशन के बेस पे ही बहुत क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल इसके डेफिनेशन को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। पहली बात, बर्नौलीज थ्योरम को, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम को याद रखिएगा, मैं बीटी की फॉर्म में लिख रहा हूं, आगे हम बर्नौलीज थ्योरम को बीटी की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए पहली बात, बर्नौलीज थ्योरम जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये याद रखिएगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन पी वाई क्यू में आया हुआ है। दूसरी बात, बर्नौलीज थ्योरम में आपको क्या याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ये कहता है बर्नौलीज थ्योरम, ये कहता है कि पहली बात बताइए, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, पेपर में पहला क्वेश्चन ही होगा कि बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड फॉर स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है। द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी किसकी वजह से, प्रेशर, पोजीशन एंड काइनेटिक, पर यूनिट मास remains constant at every cross section, at every cross section throughout the liquid flow। इस चीज का आपने ध्यान रखना, क्या बोल रहा है कि पहली बात बर्नौलीज थ्योरम होती है स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए और आपको ये बोलता है कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन में सेम रहती है। क्लियर होगी बात को। और इसमें आपको याद रखना आइडियल लिक्विड यूज होता है और आइडियल लिक्विड के बर्नौलीज थ्योरम को प्रूफ करने पर आइडियल लिक्विड जो होता है वो कैसा होता है, वो आपका इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल लिक्विड आपका इरोटेशनल होता है और आइडियल लिक्विड आपका नॉन विस्कस होता है। इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल एंड नॉन विस्कस, ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और बर्नौलीज थ्योरम की जब आप पूरी डेराइव कर लेते हैं, डेरिवेशंस कर लेते हैं, तो आपके पास बर्नौलीज थ्योरम जो है वो इस फॉर्म में निकल के आती है, वो निकल के आती है P ओवर रो प्लस जी एच प्लस हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब P बाय रो क्या है, याद रखिएगा, P बाय रो क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। हाफ वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। क्लियर होगी बात को। और इसी इक्वेशन को मैं एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वो है मेरे पास P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी आपकी क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। अगेन P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और रो जी एच क्या है आपकी, रो जी एच पोजिशन की वजह से, और हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम के दो फॉर्म्स और हैं। अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन, अगर मैं क्या करूं इस इक्वेशन को,
1 मान लें, इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं g से, तो मेरे पास इसकी एक फॉर्म और निकल के आएगी, वो निकल के आएगी p ओवर रो जी प्लस h प्लस हाफ v स्क्वायर ओवर g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो h है आपका, h है, इसको ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं, v स्क्वायर ओवर टी जी को वेलोसिटी हेड बोलते हैं, p ओवर रो जी को प्रेशर हेड बोलते हैं। क्लियर होगी बात को? ठीक है, और अगर देखिए अब मॉडिफिकेशन कैसे आती है, अगर मैं बोलूं कि वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, इफ वी हैव अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, उस केस में h की वैल्यू 0 है, तो बर्नौलीज थ्योरम आपकी p ओवर रो जी प्लस हाफ v स्क्वायर ओवर g इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाती है। और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप लिख सकते हो जैसे p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। समझिए बात को, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ही आपके पास एक बर्नौलीज प्रिंसिपल आता है। ये जो इक्वेशन है, ये आपको इक्वेशन जो है इसको डिफाइन करती है, बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिफाइन करती है। वो ये कहता है कि द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, क्या बोलता है वो, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड through a horizontal tube, through a horizontal tube, ठीक है, इन द आइडियल फ्लो, क्या कहता है, इन द आइडियल फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड थ्रू एन हॉरिजॉन्टल ट्यूब इन है, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड ऑफ एन हॉरिजॉन्टल फ्लूइड, वो क्या बोलता है, द वेलोसिटी इंक्रीजेस वेयर प्रेशर डिक्रीजेस, द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द वेलोसिटी इंक्रीजेस वेयर प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। समझिए आपको, जहां वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वहां प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। और ये इक्वेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए क्या चीज है, आपके पास इक्वेशन है p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। मुझे पता है मुझे इस इक्वेशन को कांस्टेंट रखना, तो अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं v को इंक्रीज कर रहा हूं, तो इस वेलोसिटी को, इस इक्वेशन को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। रो तो कांस्टेंट ही है, तो समझिए बात को। तो ये था आपका बर्नौलीज थ्योरम। इसके बाद आती हैं आपकी इसकी एप्लीकेशंस, एटमाइजर, फिर वो ब्लोइंग ऑफ द रूफ, स्पिनिंग ऑफ द बॉल, मैग्नेस इफेक्ट जो होता है, मोशन ऑफ, ये सब चीजें आपने कर लेनी है। फाइनली जो हमारे काम की चीज है वो है वेंचुरी मीटर, जिसके बेसिस पे बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन आया था वेंचुरी मीटर पे, आया था कि वेंचुरी मीटर किस पे बेस्ड है, वेंचुरी मीटर आपका बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, वेंचुरी मीटर। इसमें फिर आपका दूसरी क्वेश्चन बनता है बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन इस पे बनता है कि बर्नौलीज थ्योरम में हम यूज क्या करते हैं, आप यूज करते हो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, याद रखिएगा इस बात को, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यूज करते हो। ठीक है, और इसमें हम क्या निकालते हैं, इस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की वेलोसिटी निकालते हैं। बस फिर वो आपका डायग्राम आपको उसको पता ही होगा, और इसका जो फाइनल रिजल्ट वेलोसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है अंडर रूट ऑफ 2h रो एम जी ओवर रो a1 स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर माइनस 1। और इसी में अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, देखिए अब कहाँ यूज हो रही है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड कितना, a1 इंटू v1। तो यही इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी a1 इंटू 2h रो एम जी ओवर रो a1 स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर -1/2 -1/2। ये था यहाँ पे। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, जहां पे मेरे पास निकल के आएगा a1 a2 अंडर रूट ऑफ 2h रो एम जी ओवर रो ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 a2 अंडर रूट ऑफ 2p1 माइनस p2 ओवर रो ऑफ a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। आई होप ये बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, मेक श्योर इसके बिना काम नहीं चलेगा आपको ये सब चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है, आई होप ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए ये कवर हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक्स ऑफ फाइनली आपका कवर हो चुका है। तो मैंने आपको ऐसे ही कहा है कि आपको इसकी डेरिवेशन फॉर्मूला सब पता होने चाहिए, इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, सो मेक श्योर उनको अच्छे से करें एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।